अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तकबाल है फिर से आपका डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग तारीख़ का चौथा बाब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के मुखालिफ तसादात के मुतालिया करेंगे। इस बाब में आप ये नुकात को मालूम करेंगे जो कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, एंग्लो मैसूर जंगी, डोंडिया वाग, अमरासोलिया की बगावत, कित्तूर की बगावत, सुरपुर की बगावत, हलगड़ी बेदास की बगावत का मुतालिया करेंगे जो कि माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ चार्ट्स, मैप्स एंड पिक्चर्स के ज़रिए से मुतालिया करेंगे। प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ यम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर, गालिब हाई स्कूल, कैंटनमेंट, बल्लारी। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के मुखालिफ तसादात। लेट्स मूव विद द इंट्रो नाउ। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की तारीख में 18वीं सदी ईस्वी को सियासी मसाइल से भरपूर सदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके चंद असबाब हैं। मुगलिया शहंशाह औरंगजेब की वफात 1707 में हुई तो इसका एक अहम सबब था। तो औरंगजेब की मौत ने मुगलिया सल्तनत के मुस्तहकम इख्तिदार का जवाल हो गया यहाँ पर, और जुनूबी हिंदुस्तान में भी मुगलिया सल्तनत की दौड़ भाग खत्म होने लगी। कर्नाटक के इलाकों में इख्तिदार के लिए, पार के लिए आपसी झगड़े शुरू हुए। इससे भी कबल यानी इससे भी पहले जो है 1704 सन ईस्वी में चिक्कदेवराज वडेयर की मौत ने रियासत मैसूर की सियासी तरक्की में मुज़र असरात डालने लगे और ज़्यादा असर जो है डालने लगे। इनकी मौत ने अपने जाननशीन का मसला खड़ा किया। किनकी मौत? यहाँ पर चिक्का देवराज वडेयर की मौत ने जो है अपने जाननशीन का मसला खड़ा किया। नज्म नस्ख जो है कमज़ोर होने लगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होने लगा? यहाँ पर कमज़ोर होने लगा। इन तरक्यात ने मैसूर की सियासी रंगत को ही ख़त्म कर रखा था। तो इन मुनासिब औक़ात में यानी कि इस वक्त में जो है मैसूर और कर्नाटक के ज़मीनी इलाकों में हैदर अली ने सियासी बाशऊर हासिल करके आगे आए। हैदर अली के मुताल्लिक़ अब जानेंगे हम लोग। हैदर अली 18वीं सदी ईस्वी की एक पुरकशिश शख्सियत थे। ये एक मामूली फौजी की हैसियत से मैसूर की खिदमत में शामिल होने वाले शख्स अपनी चालाकी और सियासत से बहुत ही मशहूर हुए। मैसूर की हुकूमत के तमाम तर हालात का इल्म रखने वाले हैदर अली को दीवाना हल्ली के हमले की याद ताज़ा दिला दी और निज़ाम और कोट के हमले में फौजी कार्रवाइयों में इनको आला मदद मिली और फौजियों को अपने एतमाद में लेने में कामयाब हुए, भरोसे में कामयाब हुए। बहुत ही जल्द नवाब हैदर अली खान के नाम से मशहूर हुए। कौन? हैदर अली। हथियारात के इस्तेमाल और इनके तजुर्बात में माहिर थे। चुस्त फौजी जुमलों में अपने फौजियों के जरिए दलवाइयों को मुस्तहकम व मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। यहाँ पर मैसूर का राजा कृष्णाराज वडेयर को आराम देकर अपनी सलाहियत का मुजाहिरा हैदर अली ने किया। इस वक्त मरहटा, हैदराबाद के निज़ाम और अरकान की जिद्दोजहद का मुजाहिरा हैदर अली ने किया। इस वक्त मरहटा हैदराबाद के निज़ाम
और अर्काट के नवाब कौन कौन यहाँ पर? मरहटा, अर्कोट, हैदराबाद का निजाम, अपने अपने सियासी रसूख को बहाल रखने और अपने उरूज को जाहिर करने के लिए आपसी इख्तिलाफात में जुड़े हुए थे। तो सियासी इख्तिलाफात को अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपने सियासी फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो इन औकात में वाक़ा होने वाले एंग्लो मैसूर जंगों और इसके नताइज ने कई सियासी तब्दीलियां लाई। तो इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, पहली एंग्लो मैसूर जंग। ये जंग 1767 में शुरू होकर 1769 में ख़त्म हुई। जुनूबी हिंदुस्तान में उभरते हुए हैदर अली के किरदार से अंग्रेज, हैदराबाद का निज़ाम और मराठे में सियासी जलन होने लगी। किस तरह से बढ़ रहे हैं ना, हैदर अली किस तरह से तरक्की हो रही है ना बोलकर इन तीनों में क्या होने लगा, यहाँ पर सियासी जलन होने लगी। इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी हुक्मरानी में रुकावट बनने वाले हैदर अली को सियासी तौर से नीचा दिखाने की कोशिश में कई तरकीबें सोचने लगे। तो मरहटा के हमलों से सियासी और मुआशी नुकसान की तलाफी करने के लिए हैदर अली ने हैदराबाद के निज़ाम से दोस्ती करके अपने तरफ करने की कोशिश की, मगर ये कोशिश क्या हो गई, यहाँ पर नाकाम रह गई। अंग्रेज, हैदराबाद का निज़ाम और मराठे तीनों मुत्तहिद होकर, तीनों एक होकर हैदर अली के खिलाफ ट्री पार्टी अलायंस यानी कि ट्री पार्टी अलायंस एक मुआहिदा जो है बनाया। मगर हैदर अली ने अपनी चालाकी और सियासी तरकीबों से मरहटा, हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों के खिलाफ, हैदराबाद के निज़ाम को अंग्रेज़ों के खिलाफ करते हुए इस मुआहदे में फूट डालने में कामयाब हो गए। कौन सा मुआहदा, यहाँ पर ट्री पार्टी अलायंस का जो मुआहदा था उसमें जो है फूट डालने में हैदर अली कामयाब हो गए। इस दौरान अर्काट में कई सियासी मसाइल सामने आए, कई सियासी प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पर आए। कहाँ पर? अर्काट में 1767 ईस्वी में हैदर अली और निज़ाम ने अंग्रेजों का खिलाफ आने जाने वाले अर्काट पर हमलावर हुए और इससे जंग शुरू हुई। यहाँ पर तिरुचनापल्ली, तिरुवन्नामलाई, अंबूर नामी जगहों पर भी जंगें हुई। तो इस मौके पर हैदर अली ने बिजली की तरह फौजी कार्रवाई की और अंग्रेज कई इलाकों पर काबिज होने लगे। और उसके साथ साथ जो है हैदर अली को आर्जी शिकस्त दिखाई दे रही थी। तो इस जंग में मुंबई की अंग्रेजी फौज भी दाखिल हो गई थी। जब हैदर अली अपनी इज्जत और बुलंदी के मर्तबे का ख्याल रखते हुए फौजी कार्रवाई को और भी है क्या मजबूत बनाने लगे, जारी किया गया। 1769 ईस्वी में मद्रास में दाखिल होकर अंग्रेजी फौज में दहशत फैला दी। तो अंग्रेज शिकस्त के डर से हैदर अली से बहस करके मुआहदे की तरफ लौटने लगे। तो मुआहदा कौन सा था? वो मद्रास अमन मुआहदे पर दस्तखत किया गया और मैसूर की पहली जंग 1769 ईस्वी में मद्रास के अमन मुआहदे पर ख़त्म हुई। इस मुआहदे के कंडीशंस क्या हैं देखेंगे हम लोग। मद्रास के अमन मुआहदे के कंडीशंस, जो भी अपने अपने मकबूजा इलाके हैं ना
लौटाने का वादा किया गया, यानी कि अंग्रेजों के पास जो हैदर अली के इलाके थे हैदर अली को लौटा दिए गए। हैदर अली के पास जो अंग्रेजों के इलाके थे हैदर अली जो है अंग्रेजों को लौटा दिए गए। और उसके साथ साथ जो है अंग्रेजों ने इस बात का भी वादा किया कि बैरूनी हमले की सूरत में वो हैदर अली की मदद भी करेंगे। अगर से कोई हैदर अली पर अटैक करेंगे तो अंग्रेज जो है हैदर अली की मदद करेंगे बोलकर ये जो है मुआहदा मद्रास की कंडीशंस रहे। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग जो कि 1780 से लेकर 1784 तक हुई। ट्रावनकोर और तंजावुर के सियासी हालात इस जंग की अहम वजह बने। तो मद्रास मुआहदे ने जनूबी हिंदुस्तान में आर्जी तौर पर सियासी सरगर्मियों को रोक रखा था, मगर अंग्रेज मद्रास अमन मुआहदे की शराइत को तोड़ने की कोशिश में थे। तो तब मरहटा माधवराव ने श्रीरंगपट्टनम की तरफ अपनी चढ़ाई की तो हैदर अली ने अंग्रेजों से मदद तलब की, मगर अंग्रेज जो है हैदर अली की मदद को इनकार करते हुए मद्रास अमन मुआहदे के खिलाफ हो जाते हैं, मुखालिफ हो जाते हैं। माहे जो फ्रांसीसी नवाबादी थी और हैदर अली के जेर निगरानी थी, अंग्रेजों ने माहे पर हमला किया और यही दूसरी मैसूर जंग का अहम सबब बना। 1780 सन ईस्वी में इस जंग की शुरुआत हुई। जंग के शुरुआती मरहले में हैदर अली आगे रहे और कर्नाटक सूबे के कई इलाकों को कब्जा कर लिया। हैदर अली ने कर्नाटक के सूबों को कर्नाटक के कई इलाकों को कब्जा कर लिया और कांचीपुरम पर भी काबिज हो गए। कोरोमंडल साहिल तक अपनी फौज को बढ़ाया कौन? हैदर अली, जिससे अंग्रेजी फौज के सिपह सालार को बेचैनी होने लगी। किस तरह से हैदर अली आगे बढ़ रहे हैं बोलकर इसने अरकोट पर कब्जा कर लिया। सर एयरकोट की रहनुमाई में अंग्रेजी फौज ने एक और तरकीब बनाई। हैदर अली की फौज का पीछा करते हुए सर एयरकोट ने पांडिचेरी तक पहुंचा, जबकि हैदर अली वांडीवाश और वेल्लूर से गुजर रहे थे। तो तब फ्रांसीसियों ने हैदर अली को मदद करने से इनकार कर दिया। हैदर अली ने जंग की सिमत बदल दी। हैदर अली ने अंग्रेजी इलाकों को कब्जा करके वहां से बेशुमार दौलत और हथियारात को इकट्ठा किया। 1781 सन ईस्वी में पोटोनो नामी मकाम पर हुई जंग में हैदर अली को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। किसको? हैदर अली को। तो और ये जंग का रुख बदल दिया और अंग्रेजों का इससे काम बढ़ने लगा और जो है पावर उनका जो है और बढ़ने लगा। फिर पुलिकट और सालगनूर के जंग में मुआशी व इक्तिसादी तबाही भी हुई। तो इस दौरान अंग्रेजों ने मरहटों और हैदराबाद निजाम से सालबाई मुआहदा भी किया और इसमें कामयाब भी रहे। तो इस जंग के दौरान ही 7 दिसंबर 1782 में बीमारी की वजह से हैदर अली की मौत हो गई। फिर इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए टीपू सुल्तान सामने आए। हैदर अली की मौत के वक्त टीपू सुल्तान मलबार सूबे में हो रही जंग में शरीक थे। तो टीपू की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज बिदनूर और मंगलूर पर कब्जा कर लिया।
ट्रावनकोर, कालीकट और मलबार के कई राजाओं ने टीपू की मुखालिफत में जो कोशिशें की थी, इसे अंग्रेजों ने और बढ़ावा दिया। तो इससे होशियार होकर टीपू सुल्तान मंगलूर और साहिली इलाकों पर अपना धावा यहाँ पर यानी कि अपना कब्जा जमाने की सोचकर मंगलूर की तरफ बढ़ते हुए अंग्रेजी की फौज को शिकस्त दे दी। कौन यहाँ पर? टीपू सुल्तान क्या करते हैं? मंगलूर की तरफ बढ़ते हुए अंग्रेजी फौज को शिकस्त है ना देते हैं। तो आखिरकार मार्च 1784 ईस्वी में मंगलूर माहदे से दूसरी एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा हुआ। किस माहदे से? मैंगलोर के तहत जो है दूसरी एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा हो गया। तो माहदे मंगलूर की कंडीशन क्या थे? तो ये एक दूसरे के दुश्मनों का साथ ना देना है। तो अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ टीपू सुल्तान सपोर्ट नहीं करना है, टीपू सुल्तान के दुश्मनों के साथ अंग्रेज है ना सपोर्ट नहीं करना है। तो ये है मंगलूर माहदे के कंडीशंस। तो यहाँ पर दूसरी एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा हुआ। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक नो। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग। ट्रावनकोर से मुताल्लिका मसाइल ही इस जंग का अहम सबब था। मंगलूर माहदे से टीपू सुल्तान के मकाम और इज्जत में जो झुकाव हुआ, और दूसरी ये इनके दुश्मनों में और नफरत को बेदार किया। इस वक्त टीपू ने यूरोप में अंग्रेजों के हरीफ फ्रांसीसियों से मदद मांगी। तुर्की के सुल्तान से भी मुआहदा करने की कोशिश भी की, लेकिन इसमें कामयाब ना हुए। टीपू सुल्तान इसमें कामयाब ना हुए। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर हिंदुस्तान आया और टीपू के खिलाफ मुहाज बनाने के लिए मरहटा यानी कि प्लान बना रहे हैं यहाँ पर, मरहटा और हैदराबाद के निजाम को टीपू से अलग किया और टीपू को अकेला करने में कामयाब भी हो गया। कौन हो गया यहाँ पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कर रहा है यहाँ पर? टीपू के खिलाफ जो है मरहटा और हैदराबाद के निजाम को टीपू से अलग कर दिया गया और टीपू को अकेला करने में कामयाब भी हो गया। इस जंग का अहम सबब ट्रावनकोर सियासी हालत से मुताल्लिका सवाल था। तो इस इलाके का राजा अंग्रेजों की मदद से अपने मकाम कोची में एक किला तामीर करवाया था। तो इस इलाके का राजा यानी कि किस इलाके का राजा? ट्रावनकोर के इलाके का राजा जो है अंग्रेजों की मदद से अपने मकाम कोची में एक किला जो है तामीर करवाया था और वो डच से आईकोट और गागनूर के किले भी हासिल किए थे। टीपू ने इसकी गहरी मुखालिफत की क्योंकि ये मंगलूर के मुआहदे को अंग्रेज तोड़ रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? यहाँ पर मंगलूर का जो मुआहदा था उस मुआहदे को तोड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने जनरल मेडिसन की क़यादत में कारवार, कोयम्बतूर, डोंडेगल और दीगर इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। इसके जवाब में टीपू ने 12 महल सूबे के इलाकों पर भी हमला करते हुए सत्यमंगल को कब्जा कर लिया। तिरुचिरापल्ली पर हमला करके इसको कब्जा करने के लिए जो फौजी कार्रवाई कर रहे थे वो कामयाब नहीं हुई। इस वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी क़यादत में अंग्रेजी फौज के जरिए जंग का रुख भी बदल दिया। अंग्रेजी फौज कॉर्नवालिस की रहनुमाई में कोलार, होसकोटे को कब्जा करते हुए बेंगलुरु की तरफ भी चढ़ाई की।
बेंगलुरु को कब्जा करके किला को तबाह भी कर दिया गया। अंग्रेजी फौज क्या कर रही है यहाँ पर, बेंगलुरु को कब्जा भी करके और बेंगलुरु को कब्जा करके किले को तबाह भी कर दिया गया। बेंगलुरु पर कब्जा करने के बाद कॉर्नवालिस ने टीपू को शिकस्त देने के लिए निजाम और हैदराबाद से रुजू भी हुआ। तो और तीनों की इत्तेहाद फौजों ने जंग के रुख को तब्दील करते हुए मरहटों ने गजेंद्र रागड़, लक्ष्मेश्वर और हुबली जैसे दिगर मकामात को कब्जा कर लिया। 1792 सन ईस्वी में इत्तेहादी फौज ने एक एक करके कई किलों को कब्जा करते हुए श्रीरंगापट्टनम की तरफ बढ़ने लगे। रात के वक्त में किले को तबाह व बर्बाद कर दिया। इससे होशियार होकर टीपू ने अंग्रेजों से मुआहदा करने की सोच ली। टीपू सुल्तान यहाँ पर मुआहदा करने की सोच लेते हैं, जो कि टीपू को इसकी बहुत ज़रूरत थी। 1792 सन ईस्वी में टीपू ने श्रीरंगापट्टनम मुआहदे पर दस्तखत करते हुए जंग का खात्मा भी कर दिया और इस तरह मैसूर की तीसरी जंग का खात्मा हुआ, जिससे अंग्रेज़ों की इत्तेहादी फौज श्रीरंगापट्टनम से पीछे हट गई। टीपू को झुकाने के लिए अंग्रेज़ों ने तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के मुआहदे में कई गैर ज़रूरी शराइत को आयद किए। बहुत सारे कंडीशंस है ना यहाँ पर रखे। श्रीरंगापट्टनम का मुआहदा जो था उस मुआहदे में बहुत सारे कंडीशंस रखे। वो शराइत ये थे कि टीपू अपनी सल्तनत है ना छोड़ दें, साथ साथ जंग की तलाफी के लिए 3 करोड़ रुपये दें और जंग ना करने और जंग की तलाफी नुकसान भरने की गारंटी के तौर पर अपने 2 बेटों को बतौर जमानत रखें और दौरान जंग कैद किए हुए कैदियों की रिहाई भी कर दें। ये सारे कंडीशन जो है श्रीरंगापट्टनम मुआहदे के थे। तो यहाँ पर तीसरी एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा हो गया। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। चौथी एंग्लो मैसूर जंग जो कि 1799 सन ईस्वी में हुई। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों अपनी शिकस्त को भूल ना सके, तो इसने अपने पायतख्त की किलाबंदी की और फ्रांसीसियों, अमीर अफगानिस्तान और तुर्की के सुल्तान के साथ खत्तो किताबात किए। इससे अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेस्ली गजबनाक होकर टीपू के खिलाफ जंग का ऐलान किया। तो टीपू के अंदरूनी दुश्मनों की तादाद में भी इजाफा हुआ। इसके खिलाफ पायतख्त में भी कई साजिशें रची गईं। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने इस बात पर जोर दिया कि टीपू अहदे माउनत को कबूल कर लें, लेकिन टीपू ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों की इस पेशकश को ठुकरा दिया। अंग्रेजों ने इसके पायतख्त का मुहासिरा भी कर लिया और टीपू को बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए 1799 सन ईस्वी में शहीद हो गए। इनको शेर मैसूर कहा जाता है और इस बहादुर सुल्तान का कौल भी था कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो रियासत मैसूर को निज़ाम और अंग्रेज़ों ने आपस में तकसीम कर लिए और बाकी मानिंदा इलाके को मैसूर के वडेयर खानदान के हकीकी वारिस कृष्णाराज वडेयर को सौंपकर कृष्णाराज वडेयर सुवम को सौंप दिया गया और मैसूर के राजा की हैसियत से इसकी ताजपोशी भी की गई और इसने अहदे माउनत को कबूल भी कर लिया। कृष्णराज वडेयर सुवम ने अहदे माउनत को कबूल कर लिया। तो यहाँ पर चौथी एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक रेबेलियन यानी कि मुखालिफत, बगावत। तो पहला जो है डोंडिया वाग के बारे में पढ़ेंगे। जदीद कर्नाटक की तारीख में
टीपू के बाद खुसूसी तौर पर 19वीं सदी के आखिरी में अंग्रेज़ों के मुखालिफ में अपोजिट में हुई जिद्दोजहदें और तहरीकात का अहम मकाम है, अहम पोजीशन है। तो ये हथियारी मुखालिफत बनने लगे। इस तरह के इस्लाह व हथियारात के मुखालिफाइन में डोंडिया वाग की क़ियादत हुई। इस्लाह जंग अहम है। डोंडिया वाग की क़ियादत हुई और इस्लाह जंग अहम है। डोंडिया वाग चन्नागिरी के कुंबे में पैदा हुए। इसी अहमियत और इसी हिम्मत और हौसला अफजाई को देखकर लोग इसको वाग के नाम से पुकारते थे। मराठी जबान में वाग के माने बाघ के हैं। 1789 में 1789 में मैसूर के हैदर अली की फौज में एक सिपह सालार फौजी के तौर पर कई दिनों तक खिदमत अंजाम दिया। कौन? डोंडिया वाग निजी तौर पर अपनी एक फौज की तश्कील करते हुए टीपू की फौज में भी अपने खिदमत अंजाम दिए हैं और बार बार जेल भी गए हैं। मैसूर की चौथी जंग के दौरान श्रीरंगपट्टनम के जवाल के बाद अंग्रेजों ने इसे जेल से रिहा भी किया। फिर इसने अपनी एक खास फौज भी बनाई और फौजी कार्रवाइयों को भी शुरू किया। इसकी फौज बड़ी नहीं थी। डोंडिया वाग की फौज क्या है? बड़ी नहीं थी। इसने टीपू की फौज में मौजूद मशहूर और अहम फौजियों को लेकर अपनी फौज को और मुस्तहकम बनाया, यानी कि और मजबूत बनाते हुए मुखालिफत का झंडा उठाया, यानी कि रेबिलियन का। शिमोगा और बिदनूर के किलों को कब्जा किया और चित्रदुर्गा के किले को भी कब्जा करने से वो नाकाम हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की मुखालिफत शुरू भी किया। कर्नल जेम्स स्टोनिस, कर्नल डाल्मबर की क़ियादत में भी फिर अंग्रेजी फौज फाल और चुस्त व चौबंद हुई और डोंडिया के जेरे तहत रहने वाले इलाके शिमोगा, होन्नली, हरिहर पर हमलावर हुई। डोंडिया ने अपनी हुकूमत खो दी। शिकारीपुर पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद डोंडिया ने निजाम के जेरे निगरानी गुत्ती के तरफ बढ़ा। तब निजाम ने गुत्ती पर हमला करके कब्जा कर लिया तो डोंडिया ने फिर मराठा इलाके की तरफ भाग निकला। तो फिर मराठा हुकूमत ने इसे शिकस्त देकर इसके पास मौजूद हथियारात, ऊंट और हाथियों को भी छीन लिया। कौन? मराठा। डोंडिया ने फिर अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया। ऐसे ही कोशिश जो है, स्ट्रगल जो है आगे बढ़ती गई, यूं ही स्टॉप नहीं रहा। हरिहर, चित्रदुर्ग, शिकारीपुर, सावनूर, रानी बीनूर, कस्तूर और लौंडा जैसे इलाकों के साथ साथ एक वसी जोग्राफियाई इलाके तक अंग्रेजी फौज ने डोंडिया का पीछा भी किया। मशरहट्टी को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजी फौज ने डोंडिया की फौज के कई सिपाहियों को कत्ल भी कर दिया। कई पालेगारों ने डोंडिया की मदद की और इसकी हौसला अफजाई भी की। डोंडिया वाग का इख्तिताम यानी कि खातिमा किस तरह से हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली ने डोंडिया वाग को ख़त्म करने का फैसला किया तो मकामी राजाओं की मदद को भी तलब किया। शिकारीपुर के किले को दोबारा कब्जा करते हुए डोंडिया की फौज को तहस नहस भी कर दिया। तुंगभद्रा और मलप्रभा
तुंगभद्रा और मलप्रभा नदियों के दरमियान वसी इलाकों में आज़ादी के साथ बढ़ती हुई डोंडिया की फौज को अंग्रेज़ों ने शिकस्त देने की कोशिश की। चारों तरफ से इसकी फौज को अंग्रेज़ों ने घेर लिया। तो रायचूर से इसका पीछा किया गया, किसका? डोंडिया वाक का। निज़ाम और मराठे के दरमियान फंसी हुई डोंडिया की फौज को अंग्रेज़ों ने यापल परवी नामी मकाम पर हमला करते हुए कोनगल नामी मकाम पर इसका कत्ल कर दिया गया। तो अपने लीडर की मौत के बाद फौज भी इधर उधर होने लगी और इसकी तरफ से कसीर मकदार में बम और हथियारात अंग्रेज़ों ने हासिल किए। तो ये इस तरह से डोंडिया वाक का अख्ताम हुआ। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। कित्तूर मुखालिफत, रानी चन्नम्मा 1824। अंग्रेज़ों ने अपने रिवायती हरीफ हैदर अली, टीपू सुल्तान और मरहटे के हौसलों को ख़त्म करने के बाद अपने इख्तिदार को, अपने पार को और मुस्तहकिम और मजबूत करने के लिए चंद क़वानीन जारी किए। इन क़वानीन में मसले अलहाक की मुखालिफत में अगेंस्ट में उठने वाले अहम मुहाज़ों में कित्तूर रानी चन्नम्मा का नाम अहम है। कित्तूर बेलगाम और धारवाड़ ज़िले के दरमियान का एक छोटा सा गांव था। कित्तूर सल्तनत का मल्ला सरजा की मौत के बाद चन्नम्मा ने कित्तूर के नज़्म नस्क को, एडमिनिस्ट्रेशन को दिलचस्पी से संभाला। इसका बड़ा बेटा, मल्ला सरजा का बड़ा बेटा पिशुलिंगा रुद्र सरजा ने कित्तूर की हुकूमत को संभाला, लेकिन इसकी जिस्मानी हालत के एतबार से हकीकी रानी कित्तूर चन्नम्मा ही थी और अक्लमंदी, दिलचस्पी और जिम्मेदारी से ही अपने इंतजामिया को संभाल रही थी। शिवलिंगा रुद्र सरजा ने मरहटा जंग में अंग्रेज़ों की तरफदारी की थी। शिवलिंगा रुद्र सरजा ने मरहटा जंग में अंग्रेज़ों की तरफदारी की थी, सपोर्ट किया गया था। तो इससे अंग्रेज़ी सरकार ने इसको विरासती तौर पर जो सालाना वजीफ़ा दे दिया। ये जो है मुआहदा थॉमसन मुनरो के दौर में किया गया था। ये मुआहदा जो है थॉमसन मुनरो के दौर में किया गया था। शिवलिंगा रुद्र सरजा की मौत के बाद शिवलिंगप्पा नामी लड़के को कित्तूर चन्नम्मा ने ले पालक के तौर पर गोद लिया, यानी कि अडॉप्ट किया और इसको नज़्म नस्क हुकूमत संभालने के लिए नामजद की। ठाकरे इस वक्त धारवाड़ का कलेक्टर और सियासी एजेंट था। कौन? ठाकरे। और इसने बम्बई गवर्नर को इसके मुताल्लिक रिपोर्ट पहुंचाई और मसले अलहाक के तहत कित्तूर की हुकूमत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगा। 1824 में इस कानून के तहत कित्तूर की हुकूमत को अंग्रेजी हुकूमत में शामिल करने का फैसला किया गया और कित्तूर के खजाने में मौजूद करोड़ों की रकम को अपने कब्जे में ले लिया। चन्नम्मा ने ठाकरे के इन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए जंग का ऐलान किया और अंग्रेजों ने भी अपनी फौजी तैयारी कर ली। कित्तूर की फौज 1824 में
अंग्रेजी फौज पर हमला किया। इस हमले में ठैकरे गोली की निशान से मारा गया और कई अंग्रेजी फौजियों को कैदी बना लिया गया। कित्तूर पर हमला करने के लिए अंग्रेज और भी मजबूत तैयारी करने लगे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेक की क़ियादत में अंग्रेजी फौज ने कित्तूर पर हमला किया और कित्तूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। चन्नम्मा और दीगर फौजियों को बेलहोंगल नामी किले की जेल में कैद कर दिया गया। कब? 1829 में। चन्नम्मा की मौत भी हो गई। आज भी वो मुल्क के लिए एक नमूना बनी हुई है। इस तरह से कित्तूर रानी चन्नम्मा का तारीख है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि संगोली रायन्ना। कित्तूर चन्नम्मा के साथ संगोली रायन्ना का नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। रायन्ना एक बहादुर सिपाही था। रायन्ना एक बहुत ही बहादुर सिपाही था। आज़ादी के लिए लड़ने को वो इसका अव्वलिन फ़र्ज समझता था। आज़ादी के लिए वो लड़ने के लिए वो इसका अहम फ़र्ज समझता था, अव्वलिन फ़र्ज समझता था। संगोली बेळगावी ज़िले के संपगावी तालुके में है। इसके आबा व अजदाद भी यानी के पेरेंट्स जो हैं रिवायती तौर पर फौजी खिदमात अंजाम देने वाले अशखास थे। 1824 सन ईस्वी में रायन्ना ने कित्तूर की जंग में चन्नम्मा के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें लड़ी थीं। जंग में कैद करने के बाद फिर इसे रिहा भी किया गया संगोली रायन्ना को। इसके मुताल्लिक़ ज़बानी वसाइल मौजूद हैं यानी कि ओरल सोर्सेस है कि वो फौजियों को मुत्तहिद करते हुए आज़ादी के जज्बे को उभारता था। जोग्राफियाई हुदूद के पोशीदा मकामात में ये इजलास को मुनक्कद करता और अपने मंसूबे अपने प्लानिंग को बनाता था। इसके मकासद में फौरी मकसद अंग्रेज़ी ताल्लुक़ कचेरियों और खजानों को लूटना था। नंदगढ़ बाद खानाहोर और फिर संपगावी इसके अहम अड्डे थे। इसकी फौज 500 की थी। सिर्फ इसके फौज में 500 ही थे फौजी। अंग्रेज़ों ने सोचा कि रायन्ना कित्तूर रानी चन्नम्मा के कहने से अपने फौजी अड्डे चला रहा है, इसलिए इसको बेलहोंगल जेल से कोसोगलू जेल मुंतकिल कर दिया गया। रायन्ना को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने एक तरकीब सोची, एक प्लान सोचा और जाल बिछाया और चन्नम्मा की मुखालिफत करने वाले देसाइयों में से तहकीक की गई कि कौन मुखालिफ है, अपोजिट है, अगेंस्ट है। अमलदार कृष्ण राय ने इस साजिश से हाथ मिलाया और साजिश का शिकार बनाकर रायन्ना को कैद करके धारवाड़ लाया गया। इसको कैद करने के बाद इसकी फौज भी अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। इसे 26 जनवरी 1831 में अहम मुजरिम मानते हुए नंदगढ़ में फांसी दे दी गई। किसको? संगोली रायन्ना को। इसके कई मानने वालों को उम्र कैद की सज़ा भी दे दी गई। संगोली रायन्ना की ज़िंदगी और हिब्बुल वतनी के लावानी गीत अभी भी जिंदा हैं।
तो ये रहा संगोली रायन्ना की तारीख, अमर सोलिया की बगावत। इसके पस मंज़र में 1835 से 1837 के वक्फे में साहिली और कूर्ग के इलाकों में, साहिली और कूर्ग के इलाके में हुई बगावत के नाम से भी जाना जा सकता है। कूर्ग का हेल्लेरी राजा चिक्कवीर राजेंद्र को अंग्रेजों ने 1834 में अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया था, अपने पोजीशन से बरतरफ कर दिया था और इसे बेंगलुरु के जरिए वेलूर और वहां से काशी को पहुंचा दिया गया। इसकी बरतरफी से रायचूर में बगावत छिड़ गई। इस तरह से कूर्ग में स्वामी अपरंपरा, कल्याणा स्वामी और पुट्टा बसप्पा ने हथियारी बगावत के लिए तैयारी शुरू कर दी। इन तीनों ने बरतरफ किए हुए राजा के खानदानी अफराद कहलाने लगे। स्वामी अपरंपरा इस बगावत का कायद था और इसे 1835 में अंग्रेजों ने बेंगलुरु रवाना कर दिया। 1837 में कैद कर लिया गया और मैसूर की जेल में रखा गया। पुट्टा बसप्पा, कल्याणा स्वामी की मौत के बाद कूर्ग के लोग बगावत को आगे बढ़ाने लगे। केनरा सूबे के सोलिया, बेल्लारे और पुत्तूर जैसे दिगर मकामात के लिए अमर सोलिया बगावत का मरकज था। सोलिया के एक किसान ने कूर्ग के हफ्ता बाजार में पुट्टा बसप्पा को कल्याणा स्वामी पुकारना और इसने अपने आप को अपरंपरा कहना ही बगावत के लिए काफ़ी था और बगावत को ताकत दी और जल्द इसने बगावत की क़ियादत संभाली। घाट के इलाकों में ये बगावत शुरू हुई। पुट्टा बसप्पा ने बाकी अफराद को एकजा करके एक करके इत्तेहादी तंजीम बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए। यहाँ पर बागियों की हुकूमत बनने पर तंबाकू और नमक पर टैक्स को रद्द करने का ऐलान भी किया गया। अमीर किसान को वादे भी किए गए। बेल्लारे की सरकारी कचहरियों पर कब्जा करके वहाँ के सरकारी नौकरों को कैद करना ही बगावत का पहला कदम था। सोलिया और अतराफ व अकनाफ के आम लोगों को तकलीफ पहुँचाने वाले अमलदार के कत्ल से पुट्टा बसप्पा का नाम और भी मशहूर होने लगा और यही बगावत को आम करने लगा और इसको हिमायत भी मिलने लगी, यानी कि सपोर्ट भी मिलने लगा। बागियों को पुत्तूर में अंग्रेजी फौज का सामना हुआ। इसका मकसद मंगलूर पर कब्जा करने की वजह से अंग्रेज मंगलूर की हिफाजत करने में लगे थे। मंगलूर से होते हुए पाने मंगलूर, बंटवाल और दिगर इलाकों की तरफ बागियों ने कार्रवाई को बढ़ाया। इसको नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों ने कन्नौर, तलाचेरी और मुंबई फौज का सामना किया और इसको मालूम करते हुए पुट्टा बसप्पा और इसके दोस्तों ने सोलिया की राह ली। तब अंग्रेजों ने पुट्टा बसप्पा, लक्ष्मप्पा, बंगारसा, कैदम्बाड़ी, रामयागौड़ा, गड्डामने अयप्पा पांचों को फांसी पर लटका दिया
बगावत नाकाम तो हुई, लेकिन इस दौर में अंग्रेजों के मुखालिफ में एक अहम ताकत बनकर उभरी। सुरपुर की बगावत। सुरपुर यादगिरी के ज़िला मरकज़ी इलाके से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मुगल दौर के शहंशाह औरंगज़ेब के ज़माने से ही इस गांव का अलग मकाम है, अलग सा पोजीशन है। निज़ाम, मरहटा और पेशवा के दौर में भी एक इलाकाई सूबा था। ज़माने दराज के जग्राफियाई इलाके पर इसकी महदूद जग्राफियाई हद होने के बावजूद भी ना सियासी एतबार से मारूफ था। वेंकटप्पा नायक के दौर में सुरपुर अंग्रेज मुखालिफ बगावत का एक हिस्सा था। वेंकटप्पा नायक अपने वालिद कृष्णप्पा नायक की मौत के बाद ये सामने आया। 1834 सन ईस्वी में पैदा हुआ और कम उम्र में ही अपना नाम हासिल किया, लेकिन कृष्णप्पा नायक के भाई पैदा नायक के बाद अंदरूनी सियासी सरगर्मियों से सामने ज़ाहिर हुआ। अंग्रेज इससे दोस्ती रखते थे। 1842 सन ईस्वी में अंग्रेज मेडविस टेलर को सियासी एजेंट बनाकर अपनी हुकूमत पर रास्त इख्तिदार रखे हुए थे। टेलर एक मसला भी था। सुरपुर सूबे की तरक्की भी की। पैदा नायक को इलाके का दीवान मुकर्रर किया। पूरे इलाके का ज़मीनी सर्वे भी करवाया। इलाके की आमदनी को बढ़ाने के लिए इसकी अपनाई हुई पॉलिसियां ही इसकी मसरूफियत के असबाब थे। वेंकटप्पा नायक को मुनासिब तालीम हासिल करने के मौके भी बनाकर दिए। 1853 सन ईस्वी में वेंकटप्पा नायक अध्यापक बनकर आया। सुरपुर की बगावत। अंग्रेजी सरकार सुरपुर की बगावत को गौर से मुतालिया कर रही थी। 1857 सन ईस्वी में ये अफवाह आम हुई कि नाना साहेब के हामी सुरपुर में मुकीम हैं, इसलिए अंग्रेजों ने राजा को गलत फहमी से देखा और राजा की हुकूमत के इंतज़ाम के मुतालिया करने और इसकी रिपोर्ट देने के लिए अंग्रेज़ों के कैम्बल नामी अफसर को मुकर्रर किया और इस राजा के इंतज़ामिया में मुलूज़ होने के मुताल्लिक़ रिपोर्ट हैदराबाद के रेसिडेंट को दी गई। मौरखीन ने वेंकटप्पा नायक को आम तौर से कर्नाटक की तारीख में 1857 की गदर का लीडर कहा गया। अंग्रेजी फौज ने सुरपुर पर हमला किया और जंग जारी रही। अंग्रेज़ों ने सुरपुर के किले को कब्जा कर लिया और इसे सिकंदराबाद की जेल भेज दिया गया। कोप्पल के वीरप्पा। अंग्रेज़ मुखालिफत तहरीक, इस्लाह बगावत और दिगर बगावतों में कोप्पल की बगावत भी अहम है। कोप्पल और करीब के जगराफियाई हुदूद में आने वाले हैदराबाद निज़ाम के नज़्म व नस्क भी कंट्रोल में आने के बावजूद भी ज़बरदस्ती होने लगी। इसलिए कोप्पल के चंद ज़मींदारों ने ज़रूरी बगावत की। इस तरह के बागियों में वीरप्पा भी अहम था।
बंटवाल में जेल और खजाने को लूटा गया। अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए कनानोतली, चीरी और बम्बई अफवाज को जिम्मेदार ठहराया और इसका खुलासा भी किया। जब इसका इल्म पुट्टा बसप्पा को हुआ तो इसने अपने साथियों के साथ सोलिया रवाना हुआ। अंग्रेजों ने कूर के मकामी लोगों की हिमायत से इसको इसके हामियों को कैद कर लिया। 13 मई 1837 में कैद किए हुए पुट्टा बसप्पा, लक्ष्मप्पा बंगारसा, कदमबाड़ी, रामैया गौड़ा और गड़ामने अयप्पा को फांसी दे दी गई। बगावत नाकाम रही, लेकिन इस दौर की अहमियत वाली बगावत थी और अंग्रेज की मुखालिफ बगावत थी। वीरप्पा एक जमींदार था। कोप्पल और इसके अतराफ किलों की देखभाल करता था। वीरप्पा के इस मकसद के बास वहां के किसानों और जमींदारों ने इससे हाथ मिलाया। निजाम के साथ ताल्लुकात को बहाल रखते हुए अंग्रेजों ने वीरप्पा की निगरानी में बगावत के लिए फौज तैयार की। कम फौज होने के बाद ये लगातार जंगें हारता रहा। बाद में कोप्पल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इस बगावत का असर आर्जी था, मगर उसका लीडर वीरप्पा एक मुसलसल इस्लाहबाज था। इस बाब के आखिरी हिस्से में हैं हम हलगली बेड़ा बगावत। हलगली बागलकोट जिले के मदऊल तालुके का एक छोटा सा करिया है। इब्तिदा में मदऊल खानदान की इंतजामिया में था। 1857 सन ईस्वी की बगावत के दौरान अंग्रेजों ने हथियारात और इस्लाह के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने वाला कानून लागू किया। इनमें हलगली भी शामिल हुआ। हलगली बेड़ा लोग यानी कि बेड़ास शिकारों को कहा जाता है। हलगली बेड़ा लोग शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदूकों को अंग्रेजों को लौटाने पर राजी ना हुए। बेड़ाओं ने अपने रिवायती हक को बचाने के लिए अंग्रेजों की मुखालिफत में उतर आए। इस बगावत में हलगी के अतराफ के इलाके जैसे मंटूर, बोदानी भी शामिल हो गए। इस बगावत को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों ने हलगली देहात का मुहासिरा किया और बागियों को बहुत बेदर्दी से कुचला और फांसी पर भी लटकाया। इससे बगावत का इख्तिताम हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा बाब समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। शुक्रिया। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। जज़ाकल्लाह।